Hey everyone, welcome to Sandy Talks Canada. So I posted a video about how to convert visitor visa to work visa. उस वीडियो को आपने बहुत पसंद किया और उसमें मोस्टली ये क्वेश्चन था आपका कि विजिटर वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू अप्लाई विजिटर वीज़ा। मुझे बहुत से लोगों ने कांटेक्ट किया कि हज़ारों रुपए लग जाते हैं, किसी किसी केस में तो लाखों रुपए एज वेल टू अप्लाई विजिटर वीज़ा, जो कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। सो आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपना विजिटर वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, कितने फंड्स आपको चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का विजिटर वीज़ा को, प्रोसेसिंग टाइम से लेके फीस तक, सारी वो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सो चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि विजिटर वीज़ा कितने टाइप का होता है। विजिटर वीज़ा जब आपका लगता है, या तो आपका विजिटर वीज़ा सिंगल एंट्री लगता है या मल्टीपल एंट्री लगता है। ज़्यादातर केसेस में हमें मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है। उसका मतलब ये होता है कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार कनाडा आ जा सकते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ योर विजिटर वीज़ा। अगर आपका वीज़ा सिंगल एंट्री लगता है, जो कि बहुत ओकेजनल है, केस बाय केस बेसिस पे वो डिपेंड करता है कि आपका वीज़ा शायद सिंगल एंट्री लगे, वो वीज़ा ऑफिसर पे भी डिपेंड करता है और आपकी बैकग्राउंड सिचुएशन पे भी। कुछ केसेस में वीज़ा सिंगल एंट्री लगता है, उसका मतलब ये है कि आप सिर्फ एक ही बार कनाडा उस वीज़ा पे आ सकते हैं, बार बार आप मल्टीपल एंट्रीज नहीं कर सकते। वैसे जनरली जो वीज़ा मिलता है वो 10 साल तक मिलता है, और ये भी होता है कि आपकी जो पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है वो कब तक है, विच एवर कम्स फर्स्ट। या तो आपकी एक्सपायरी पहले हो रही है तब तक का मिलेगा, या फिर 10 साल आपके कंप्लीट हो रहे हैं, जो भी चीज़ जल्दी हो रही है। मेरे केस में मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था, मतलब मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था विद इन 2 ईयर्स, और जब मैंने अपने पेरेंट्स का वीज़ा लगवाया, जब मैं यहाँ पे आई थी मेरी कॉन्वोकेशन पे, उनको सिर्फ 2 ही साल का जो वीज़ा मिला था। उसके बाद उनको आना था और तब कोविड आ गया, और कोविड की वजह से वो नहीं आ पाए और उनका जो वीज़ा था विजिटर वीज़ा वो एक्सपायर हो गया। अब मैं उनका फिर से विजिटर वीज़ा अप्लाई करूंगी, लेकिन अब मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, अब मैं परमानेंट रेजिडेंट हूँ। तो अब उस हिसाब से मुझे लेटर ऑफ इन्विटेशन लगाना पड़ेगा। पहले मैंने लेटर ऑफ इन्विटेशन लगाया था कि वो मेरी कॉन्वोकेशन पे आना चाहते हैं, लेकिन वो सारी बातें मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन में बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सो अब चलते हैं कि हाउ टू अप्लाई विजिटर वीज़ा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। सो विजिटर वीज़ा अप्लाई करने में सबसे पहला स्टेप है कि आपको ऑनलाइन जाना है और रीज़न बताना है वाई यू आर अप्लाइंग फॉर अ विजिटर वीज़ा। जो भी आपका रीज़न होगा उस हिसाब से IRCC आपको बताएगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और वही वाले डॉक्यूमेंट आपने अप्लाई करने हैं। सो आप मेरे लैपटॉप पे देख रहे हैं, ये वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। इस वेबसाइट पे जाना है, कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, एंड देन यू हैव टू मेक योर सिलेक्शन व्हाई यू आर विजिटिंग टू कनाडा। अपना रीजन सिलेक्ट करना है, या तो आप एज अ टूरिस्ट आ रहे होंगे, या फिर आप अपने फैमिली मेंबर को विजिट करने आ रहे होंगे, फैमिली विजिट होगी, या फिर आप बिजनेस के लिए यहाँ पे आ रहे होंगे, या फिर कोई भी कंपैशनेट रीजन। ये 4 ऑप्शंस आपके पास है, अपने हिसाब से आप सिलेक्ट करना। मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ कि टू विजिट एज अ टूरिस्ट। इन द नेक्स्ट ऑप्शन दे आर आस्किंग फॉर द फुली वैक्सीनेशन, लाइक यू हैव टू बी फुली वैक्सीनेटेड इफ यू वांट टू ट्रेवल टू कनाडा। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपको येस क्लिक करना है। अगर आप नो करते हैं देन यू आर नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू कनाडा। सो जैसे ही आप येस क्लिक करेंगे, आपके पास ये सारी ऑप्शंस आ जाएंगी यहाँ पे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन आपको चाहिए, अराइव कैन रिसीट आपको चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री ऑप्शनल है। अब मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको 1 बाय 1 बताती हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंटेशन ही विजिटर वीज़ा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जो केस है वो स्ट्रांग होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आपके रिजेक्शन के चांसेस बन जाएं। सो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन में आता है आपका प्रूफ ऑफ फंड्स। अब आपको फंड्स कितने चाहिए विजिटर वीज़ा में? जनरली जो कनाडा में लोग रहते हैं उनका जो एक एस्टिमेट है वो है लाइक $1200 उनको पर मंथ उनका एक्सपेंस आता है। अगर आप विजिट करते हैं तो आपका उनसे ज़्यादा आएगा। सो एक रफ सा आइडिया है कि 2000 कनेडियन डॉलर्स आपको 30 दिनों के लिए चाहिए अगर आप कनाडा विजिट करते हैं। जो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप एटलीस्ट 6 मंथ्स के फंड्स तो रखें अपने अकाउंट में, क्योंकि आपको जो विजिटर वीज़ा आपका लगता है उसमें आप मैक्सिमम 6 मंथ्स रह सकते हैं कनाडा में, राइट। सो मेरे अकॉर्डिंगली जो आपका केस है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप 2000 कनेडियन पर मंथ लेके चलें और 12,000 कनेडियन डॉलर्स अपने अकाउंट में रखें।
वैसे अगर आपने टिकट करा ली है, आप सिर्फ 30 दिन के लिए कनाडा आ रहे हैं, देन 2000 फंड्स आर ओके, राइट। बट जितने ज़्यादा फंड्स आप शो करेंगे उतना आपका ज़्यादा केस स्ट्रांग होगा। अब बात यह है कि आपको इतने फंड्स शो कैसे करने हैं। आप मल्टीपल तरीके यूज़ कर सकते हैं इतने फंड शो करने के लिए। आप एफडी शो कर सकते हैं अपनी, अगर फिक्स डिपॉजिट है। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स शो कर सकते हैं। आप अपनी सैलरी स्लिप्स शो कर सकते हैं। आप अपनी और कोई एसेट है वो शो कर सकते हैं, जैसे हमारे डिफरेंट एसेट्स होते हैं। लिक्विड मनी तो आपको चाहिए, इसके अलावा आप जितना एक्स्ट्रा एसेट्स वगैरह शो करेंगे उससे आपका केस स्ट्रांग होगा। आप अपने आईटीआर्स वगैरह शो कर सकते हैं। आप अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपका वो शो कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन केस बाय केस बेसिस, बट यू कैन शो ऑल दीज थिंग्स। एक चीज और ध्यान रखना कि प्रूफ ऑफ फंड्स में आपका जो होस्ट है, अगर आपको किसी ने इन्वाइट किया है कनाडा आने के लिए, उसको भी अपने फंड्स शो करने पड़ सकते हैं, अगर वो आपकी जो सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली जब आप विजिट करते हैं। तो उस केस में जो होस्ट है, जो कनाडा में बंदा रह रहा है, जो आपको इन्वाइट कर रहा है, उसको अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ सकती है। अपने T4 फॉर्म, जो टैक्स के फॉर्म्स होते हैं कनाडा के, वो दिखाने पड़ सकते हैं। जब हम एज ए स्टूडेंट अपने पेरेंट्स का वीजा लगाते हैं उस टाइम पे हमें प्रूफ ऑफ फंड्स में अपना T4 या फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में, इट्स नॉट रिक्वायर्ड बट सपोर्ट करता है ये डॉक्यूमेंट, अगर आप अपना T4, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, ये सारी चीजें इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसके ऊपर मेरे हिसाब से ज्यादातर चीजें डिपेंड करती हैं आपके विजिटर वीजा की। वो रिक्वायरमेंट है प्रूफ ऑफ जॉब, दैट यू शुड नॉट बी वर्किंग इन कैनेडा। तो ये चीज आप कैसे प्रूव कर सकते हैं वीजा ऑफिसर को कि आप कनाडा आके जॉब नहीं ढूंढेंगे, काम नहीं करेंगे। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन लगानी है जिसके थ्रू आप प्रूव कर सकते हैं कि यस यू वोंट बी लुकिंग फॉर जॉब इन कनाडा। एंड द डॉक्यूमेंटेशन फॉर दैट इज, फर्स्ट आपको एक्टिवली खुद ही वर्क करना होना चाहिए। अगर आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं पे भी हैं, आपकी जॉब होनी चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं कि वापस आके मैं अपनी जॉब कंटिन्यू करूंगा। अगर आपकी जॉब नहीं है तो आपका बिजनेस होगा, राइट, आप बिजनेस आके कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत से रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल आप कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हैं, आप आके अपना वर्क कंटिन्यू करेंगे। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो तो और भी बड़ा रीजन है कि गवर्नमेंट जॉब तो हमारे इंडिया में तो बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, राइट। तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के तो कोई नहीं जाने वाला। फॉर एग्जाम्पल लोग आ तो जाते हैं, बट एनीवेज इट विल बी ए वेरी गुड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो अपने जॉब के रिलेटेड, वर्क के रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन आपका होगा कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली बैक होम एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन यू फाइनेंशियली। ये डॉक्यूमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज में काम आता है कि आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। इस वजह से आप कनाडा में रह के काम नहीं करेंगे, आप वापस आएंगे और अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, राइट। सो ये वाले डॉक्यूमेंटेशन आपको इंक्लूड करने चाहिए। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का आप ध्यान रखना, जितने ज्यादा ये डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जरूर इंक्लूड करना। थर्ड जो हमारा पॉइंट है कि आपका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स आपकी क्लीन हिस्ट्री होनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वन ऑफ द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है अगर आप कनाडा में एंटर करना चाहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है हमारा लेटर ऑफ इन्विटेशन। लेटर ऑफ इन्विटेशन आपको तब चाहिए जब आपको कनाडा में ऑलरेडी आपकी फैमिली और रिलेटिव हैं वो आपको इनवाइट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को अपनी कॉन्वोकेशन के टाइम पे इनवाइट किया था तो मैंने लेटर ऑफ इन्विटेशन लिखा था। ऐसे ही अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। अगर आपके पास आपकी जो फैमिली या रिलेटिव यहाँ पे है उनका कोई बर्थडे है, वेडिंग है, अभी रिसेंटली मेरी फ्रेंड है उसकी शादी हुई थी, उसने अपने पूरे नाना नानी तक का विजिटर वीज़ा लगवा लिया था। सारी की सारी फैमिली यहाँ पे आई, मम्मी पापा, नाना नानी, बहन भाई, उसकी शादी यहाँ पे हुई और वो सब लोगों को मिल गया था, राइट। सो ऐसे जो इवेंट होते हैं ये आपका केस और स्ट्रांग कर देते हैं जब आप यहाँ पे आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सैंडी हमारे पास तो कोई है नहीं रिलेटिव यहाँ पे, फैमिली नहीं है, तो हम क्या करें इस केस में। डेफिनेटली यू कैन अप्लाई, बट उस केस में आपको अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा कि आप क्यों आना चाहते हैं कनाडा में। उसको हम कवर लेटर बोलते हैं। उसमें आप बताएंगे कि यहाँ पे कनाडा में आके मेरी ये आइटिनरी है, इस दिन मैंने ये करना है, यहाँ यहाँ प्लान किया है विजिट करने का, जो भी आपका रीजन है ना, पर्पस टू ट्रैवल इन कनाडा, आपको एक कवर लेटर में लिख के वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। यंग पीपल जो है उनका भी विजिटर वीजा लग जाता है अगर रीजन स्ट्रांग हो, राइट। सो ऐसा नहीं है कि यंग पर्सन का लगता नहीं है। बहुत बार मैंने ऐसे सुना है कि यार आपकी तो उम्र 20-25 साल है, आपका तो कनाडा का विजिटर वीजा मुश्किल है, राइट। मेरी जो फ्रेंड है उसने अपनी सिस्टर का कॉन्वोकेशन के लिए अप्लाई किया था और उसकी सिस्टर यहाँ पे आई थी, बट उसमें स्ट्रांग रीजन ये था कि उसकी जो सिस्टर थी वो ऑलरेडी इंडिया में स्टडी कर रही थी,
राइट। तो अपनी स्टडी कोई छोड़ के तो कनाडा में वर्क के लिए नहीं रुकेगा, राइट, वापस जाएंगे, स्टडी कंप्लीट करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंगली इंडिया में ऐसा कोई स्ट्रांग रीजन होना चाहिए, या तो स्टडी या वर्क। अब बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, वो है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। अब ट्रैवल हिस्ट्री आपको काफ़ी सपोर्ट करती है आपकी एप्लीकेशन में। फॉर एग्जाम्पल आप टूरिस्ट हैं और डिफरेंट कंट्रीज विजिट करते रहते हैं और आपका इससे पासपोर्ट स्ट्रांग हो जाता है। सो अगर आपने ऑलरेडी कंट्रीज विजिट कर रखी हैं तो ये एक स्ट्रांग रीजन वीजा ऑफिसर को लगता है कि येस दिस पर्सन ट्रेवल्स अ लॉट और ये विजिट करना चाहते हैं कनाडा में। ये मैंडेटरी नहीं है। जो मैंने आपको अभी लैपटॉप पे लिस्ट दिखाई थी उसमें सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंडेटरी हैं वो तो आपको लगाने ही हैं, बट कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल हैं। वहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं आपका केस इससे स्ट्रांग होता है। और इसके अलावा जो लिस्ट में डॉक्यूमेंट नहीं भी हैं, अगर आप इंक्लूड करते हैं वो डॉक्यूमेंट तो उससे आपके केस को काफी सपोर्ट मिलती है और आपका केस स्ट्रांग होता है। सो डू एवरीथिंग दैट यू कैन टू मेक योर प्रोफाइल स्ट्रांगर। अब बात करते हैं बाकी डॉक्यूमेंट्स की। आपको ऑफ कोर्स पासपोर्ट तो आपका चाहिए ही। सो अगर आपका पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट बनवा लेना, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है टू अप्लाई फॉर विजिटर वीजा फॉर कनाडा। इसके अलावा आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, कनाडा टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। ये सिंपल फॉर्म आपको फिल करना है। इसके बाद आपको चाहिए प्रूफ ऑफ बीइंग इन गुड हेल्थ that you can show through the medical exam. The next document is digital photographs आपको चाहिए as per Canadian जो भी इनकी requirements है उसके हिसाब से। And the last is आपके identity और civil status documents. एंड ऑफ कोर्स जो मैंने आपको बताया था कि कवर लेटर आपको लगाना है अपनी एप्लीकेशन के साथ, जिसमें आप बताएंगे कि आपका प्लान क्या है, यहाँ पे आने का पर्पस क्या है। अगर आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है, फॉर एग्जांपल किसी फैमिली ने या फिर आपके रिलेटिव्स ने यहाँ पे आपको लेटर ऑफ इनविटेशन प्रोवाइड किया है, उनका भी इमिग्रेशन जो स्टेटस है वो उनको शो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं स्टूडेंट थी तब मैंने स्टडी परमिट लगाया था। अगर आप वर्क परमिट है तो आप वर्क परमिट लगाएंगे, अपना वर्क परमिट पे हैं तो। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं तो आप अपना पीआर कार्ड लगाएंगे, राइट। एंड अब बात करते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके पास आ गए तब आपको अप्लाई कैसे करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। पहला इनका स्टेप है कि आपको ये चेक करना है कि आप एलिजिबल भी हैं ट्रेवल करने के लिए कि नहीं। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं देन डेफिनेटली यू कैन मूव टू द स्टेप नंबर 2, गेट द डॉक्यूमेंट्स दैट शो यू मीट द क्राइटेरिया फॉर अ विजिटर वीजा। एंड द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे भी क्लिक करके दोबारा से देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करने हैं। स्टेप नंबर 3 है अप्लाई ऑनलाइन और पेपर बेस्ड में मैं आपको बता देती हूँ। मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें। अगर आप पेपर बेस्ड अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन के पहले तो आपको कुरियर और मेलिंग करनी पड़ेगी, उसमें पैसे लगेंगे और वो एप्लीकेशन टाइम लेगी पहुंचने पे। जब वो पहुंचेगी तब आपका जो प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं इमीडिएटली आप सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन और इमीडिएटली आपका उसी दिन से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत कम होता है, बहुत फास्ट प्रोसेसिंग होती है। द रीजन इज कि अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपको ऑनलाइन ही मैसेज आएगा कि ये वाला डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दो। इमीडिएटली आप अपलोड करेंगे और आपकी प्रोसेसिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। इस वजह से मैं तो आपको यही रेफर करती हूँ कि हर तरह से देखा जाए तो ऑनलाइन मेक सेंस। सो नाउ अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अप्लाई आप जब ऑनलाइन करेंगे अपना प्रोफाइल बनाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड स्टेप में दिखा रहे हैं अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स एंड द थर्ड इज पे योर फीस। विजिटर वीजा की जो फीस है वो है सिर्फ $100। आपके $100 लगेंगे। और उसके बाद जो स्टेप नंबर 4 है यहाँ पे अपना गिव योर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो। सो इस बायोमेट्रिक्स वाले सेक्शन में आपके $85 लगेंगे। सो टोटल जो आपका विजिटर वीजा का खर्चा है वो है $185। तो टोटल $185 कितने हुए? मेरे हिसाब से इंडिया के 10,000 भी नहीं हुए, राइट। सो वही है कि आपको ये देखना है कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स तो देखो आप ही को अरेंज करने हैं, कोई भी कंसल्टेंट आपके लिए डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं करेगा, आपको खुद करने हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स आप अरेंज कर सकते हैं, आप खुद से कर सकते हैं, आप खुद से करें। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको बायोमेट्रिक्स रिक्वेस्ट आएगी, बायोमेट्रिक्स देके आ जाने हैं और उसके बाद आपको सिंपल वेट करनी है वीजा के रिजल्ट की। अगर वीजा आपका अप्रूव हो जाता है तो आपको वो पासपोर्ट मांगेंगे आपके लिए कि आप पासपोर्ट भेजेंगे एंड देन आपका वीजा स्टैंप होके आ जाएगा। लेट्स कवर द प्रोसेसिंग टाइम नाउ। प्रोसेसिंग टाइम डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, राइट। मैंने इंडिया का चेक किया था। अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हैं तो इंडिया में अभी जो प्रोसेसिंग टाइम दिखा रहा है 145 डेज दिखा रहा है। हालांकि इतना नहीं लगता था, 30-40 दिन में विजिटर वीजा आ जाता था और इससे कम में भी आ जाता है अगर आप विद इन कैनेडा अप्लाई कर रहे हैं। 15 डेज है अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, विद इन 15 डेज आपका विजिटर वीजा आ जाएगा। और अगर आप पेपर बेस्ड अप्लाई करते हैं देन 30 डेज है। सो अगर आपको अपनी कंट्री का चेक करना है, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि मेन जो आपके क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला आपका ये क्वेश्चन होता है कि हाउ लॉन्ग इज कैनेडा टूरिस्ट वीजा वैलिड। वैसे मैंने शायद वीडियो में कवर कर लिया, लेकिन अगेन
विजिटर वीज़ा डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर के ऊपर कि उनको आपकी प्रोफाइल देख के क्या लग रहा है, बट जनरली आपको मल्टीपल एंट्री 10 ईयर्स तक का वीज़ा मिल जाता है या फिर आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी तक, विच एवर कम्स फर्स्ट। जितने भी साल का आपका वीज़ा हो, आपको सिर्फ मैक्सिमम आप 6 मंथ ही रुक सकते हैं कनाडा में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि टूरिस्ट वीज़ा पे क्या हम जॉब कर सकते हैं? नहीं, लीगली आप कोई जॉब नहीं कर सकते। टूरिस्ट वीज़ा पे आप एज अ टूरिस्ट हैं, एज अ विजिटर हैं, ना तो आप स्टडी कर सकते हैं ना वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास परमिट नहीं है। अगर स्टडी करनी है आपके पास स्टडी परमिट होना चाहिए, अगर जॉब करनी है तो आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए। The next question is कि can I bring my dependents with me on tourist visa? Definitely yes. बहुत सी families इकट्ठी as a family tourist visa अप्लाई करती हैं। Last but not the least, सबसे ज़्यादा important, क्या हम अपने visitor visa को work permit में convert कर सकते हैं? Definitely कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो डाली थी। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप सारा इस वीडियो में कवर है, तो आप जाके ज़रूर देखना। सो दैट्स इट गाइज, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। इस वीडियो का मेन पर्पस यही था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिले कि आप अपना प्रोसेस खुद कर सकें। सो ज़्यादातर मेरी जो वीडियोज़ होती हैं वो इसी चीज़ की तरफ फोकस होती हैं कि आपको प्रोसेस की नॉलेज हो जाए, और अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू भी जाना चाहते हैं, खुद से नहीं करना चाहते, तो आपको नॉलेज पूरी हो कि आपको एटलीस्ट जाने से पहले वहां पे कोई आपको बेवकूफ ना बना सके, राइट? सो दैट्स माय पर्पस फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। बेल आइकन जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और भी इंफॉर्मेटिव होने वाली हैं। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरी आईडी है सैंडी टॉक्स कैनेडा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टडी अब्रॉड, करियर या लाइफ इन कैनेडा, आप मेरे साथ कॉल भी बुक कर सकते हैं। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।